मिला टाइम्स में खुश आमदीद। भारत और बांग्लादेश के हालात लगातार ख़राब होते जा रहे हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और इन दिनों बांग्लादेश के एक लीडर ने जिस तरह की धमकी दी है भारत को, उसकी वजह से मामला और ज़्यादा ख़राब हो चुका है। हालात बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुके हैं। बांग्लादेश के एक लीडर ने भारत की 7 राज्यों को, भारत के 7 स्टेट को अलग करने की धमकी दे दी है, उस पर कब्ज़ा करने का दावा कर दिया है और ये सबसे बड़ा मामला बन गया है। और इसके जवाब में अभी तक सिर्फ हेमंता बिस्वा शर्मा ने बोला है। भारत की तरफ से जिस तरह बांग्लादेश को जवाब देना चाहिए था उस तरह का जवाब नहीं दिया गया है। शेख हसीना का मामला भी बढ़ता जा रहा है और बांग्लादेश ने इस मामले को बहुत बड़ा इशू बना दिया है। सरकार की मुश्किलें भी बढ़ने लगी है। उधर बांग्लादेश में चुनाव की तारीख का ऐलान भी हो गया है। बांग्लादेश की जमात इस्लामी को लगातार वहां अहमियत मिल रही है। जमात इस्लामी की स्टूडेंट्स यूनियन ने अपनी नई पार्टी भी तश्कील दे दी है। पिछले दिनों जिस तरह देखा गया कि पाकिस्तान में जमात इस्लामी का प्रोग्राम था और उस जमात इस्लामी के प्रोग्राम में बांग्लादेश की जमात इस्लामी के सरबराह मौजूद थे, इस तस्वीर ने भी, उस विजुअल ने भी पूरी दुनिया में हंगामा बर्पा किया। खासतौर पर हिंदुस्तान में उस पर बहस भी होती रही। उसके बाद 16 दिसंबर को बांग्लादेश में विक्ट्री डे की परेड के मौका पर, यौम फतह के जश्न के मौका पर जिस तरह नारे लगाए गए भारत के खिलाफ, जिस तरह की परेड की गई, जिस तरह के जुमले कहे गए, उसने मामले को और ज़्यादा हसास और सीरियस बना दिया है। इन तमाम मौज़ूआत को तफसील से इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि इस वीडियो में मैंने नीचे कोलैब किया है पब्लिक फेस को, तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाइए, मिलत टाइम्स की वेबसाइट का लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और हमारी मंथली सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले लीजिए। और अब बात करते हैं सबसे पहले 7 सिस्टर्स के बारे में। बांग्लादेश में अभी एक नई पार्टी बनी, जिस नई पार्टी का नाम है नेशनल सिटीजन पार्टी और इस पार्टी को सपोर्ट है बांग्लादेश की जमात इस्लामी का, जिसका पूरा किरदार रहा है शेख हसीना की हुकूमत के खात्मे में, बांग्लादेश में नया इनकलाब लाने में और नई हुकूमत बनाने में। नेशनल सिटीजन पार्टी के रहनुमा है हसनात अब्दुल्ला। 16 दिसंबर को यौम फतह की परेड के मौका पर, रैली के मौका पर उन्होंने इंडिया को सीधी सीधी धमकी दे दी और कहा कि अगर इंडिया ने हद से तजावुज़ किया तो वो 7 सिस्टर्स को अलग कर देंगे। 7 सिस्टर्स इंडिया के 7 राज्यों को कहा जाता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा है। ये 7 स्टेट है जिनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है। और इंडिया का नक्शा अगर आप गौर से देखेंगे तो इन 7 स्टेट में से 4 स्टेट ऐसे हैं जिनकी सरहदें बांग्लादेश से मिली हुई है। बांग्लादेश इन 7 स्टेट के बिल्कुल नज़दीक है और बीच में एक ऐसा इलाका आता है जिसे इंडिया वहाँ पर बहुत कम एरिया में होता है। फिर आगे 7 सिस्टर की तरफ इंडिया का जो रकबा है वो फैल जाता है। ख़ासतौर पर बिहार के सीमांचल का जो इलाका है, यानी किशनगंज का इलाका, उधर नेपाल का इलाका, वहाँ पर एक तरफ चीन, उधर बांग्लादेश, उधर नेपाल है और इंडिया का इलाका वहाँ पर बहुत कम चौड़ा है। उसके बाद फिर 7 सिस्टर्स आ जाते हैं और इंडिया आगे फैलता हुआ जाता है। तो बांग्लादेश के इस लीडर ने धमकी दे दी कि अगर इंडिया ने ज़्यादा हद से तजावुज़ किया, बांग्लादेश के मामले में मुदाखलत की, इंटरनल मामले में इंटरफेयर किया, तो हम 7 सिस्टर्स को अलग कर देंगे। बांग्लादेश में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 7 सिस्टर्स बांग्लादेश का ही हिस्सा है। अब ये जो दावा किया हसनात अब्दुल्ला ने, बहुत ही सीरियस इशू है, बहुत ही बड़ा मामला है। इसके जवाब में आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर बांग्लादेश ने हद से तजावुज़ करने की कोशिश की या 7 सिस्टर्स पर कब्ज़ा करने का दावा किया तो इसका उन्हें पूरी क़ुव्वत के साथ जवाब दिया जाएगा। इंडिया इस तरह के बयान पर खामोश नहीं रहेगा। उधर ये देखा गया कि दिल्ली में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को वजारत ख़ारजा ने तलब किया और उनसे ये कहा कि बांग्लादेश के लीडर्स भारत के ख़िलाफ़ इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं, भारत के ख़िलाफ़ इस तरह की स्पीच क्यों दी जा रही है और बांग्लादेश के जो लीडर्स हैं उनको अपनी ज़ुबान पर लगाम लगाना होगा, इस तरह बोलने का सिलसिला बंद करना होगा। उसके अगले दिन भारत के जो सफ़ीर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मौजूद है, उनको भी बांग्लादेश की वजारत ख़ारजा ने तलब कर लिया और उनसे भी सवालों जवाब हो गया। उनसे पूछा गया कि शेख हसीना को क्यों इंडिया ने पनाह दे रखी है, शेख हसीना को क्यों उनके वतन बांग्लादेश नहीं भेजा जा रहा है। शेख हसीना पर मुकदमा चल रहा है और मुकदमे की सज़ा का ऐलान हो चुका है।
मौत की फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी है शेख हसीना को बांग्लादेश की अदालत में, और बांग्लादेश की हुकूमत लगातार मुतालबा कर रही है भारत की सरकार से कि वो शेख हसीना को हमारे हवाले कर दे, और भारत की सरकार ने शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपने से इनकार कर दिया है। अभी जो 7 सिस्टर्स का मामला आ गया, ये सबसे ज़्यादा सीरियस और अहम हो चुका है। नॉर्थ ईस्ट में इंडिया के 7 स्टेट ऐसे हैं जिनमें से 4 स्टेट की सरहदें डायरेक्ट बांग्लादेश से मिलती है। उनमें एक आसाम है, दूसरा मेघालय है, तीसरा त्रिपुरा है और चौथा मिजोरम है। तो इन चारों स्टेट की सरहदें बांग्लादेश से मिलती है, और इन चारों में या कह लीजिए 7 सिस्टर्स में से कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां इंडियन शहरियों को जाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है, परमिट कार्ड वहां की स्टेट इशू करती है, तभी मेघालय, नागालैंड या इस तरह के स्टेट में आप जा सकते हैं, वरना आप वहां नहीं जा सकते हैं। इन 7 स्टेट में से तकरीबन 4-5 स्टेट ऐसे हैं जहां जो माइनॉरिटी है वो मेजॉरिटी में है, यानी वहाँ ईसाइयों की अक्सरियत है, जैसे मिज़ोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, ये सब क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट है और यहाँ मुसलमान या हिंदू माइनॉरिटी में है। आसाम में हिंदू ज़्यादा है लेकिन यहाँ मुसलमानों की तादाद भी तकरीबन 40% है, और क्रिश्चियन भी आसाम में अच्छी खासी तादाद में पाए जाते हैं। आसाम का सबसे बड़ा एरिया बांग्लादेश की सरहद से मिलता है। अब बांग्लादेश ने ये जो धमकी दे दी है, ये एक बहुत बड़ा मामला सामने आ गया है। इन दिनों हो क्या रहा है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, उसको भी समझिए। बांग्लादेश में 1971 के बाद तकरीबन वही सरकार रही है जिसके भारत से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, अच्छे रिश्ते रहे हैं, और बांग्लादेश से अच्छा रिश्ता होने की वजह से चीन और पाकिस्तान को अपने एजेंडा में इस एरिया में हिंदुस्तान ने कामयाब नहीं होने दिया। लगातार चीन को इंडिया नुकसान पहुंचाता रहा, भारत को नुकसान पहुंचाता रहा। ख़ासतौर पर जब शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, तो उनके अच्छे ताल्लुकात हो चुके थे इंडिया से, और पड़ोस के जितने ममालिक हैं उन सब में भारत का सबसे अच्छा रिश्ता बांग्लादेश से ही रहा। लेकिन जब शेख हसीना की हुकूमत के ख़िलाफ़ बांग्लादेश में एहतजाज हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, और अगस्त 2024 में बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने, वहाँ की जमात इस्लामी ने, वहाँ की आवाम ने इक़्तिदार को अपने कब्ज़े में ले लिया। शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भारत आना पड़ा। तो वहाँ एक नई हुकूमत बनाई गई जो अभी एक अबूरी हुकूमत है। मोहम्मद यूनुस को वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया जो अमेरिका में रह रहे थे। अब बांग्लादेश में जो मौजूदा निज़ाम है, जो मौजूदा सिस्टम है, उसमें शेख हसीना, उनकी पार्टी अवामी लीग और उनके ग्रुप का कुछ भी दखल नहीं है, बल्कि इनकी पार्टी के, इनकी हुकूमत में जितने बड़े बड़े लीडर्स थे, जितने बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे, वो सब छुपने लगे, वो सब घर को ताला लगाकर अंदर बंद हो गए या किसी ने वहाँ से भागने की कोशिश की, क्योंकि उन सब को लग रहा था कि अगर अवाम ने देख लिया तो फिर हमारी खैर और खैरियत नहीं है। बांग्लादेश के इनकलाब में वहाँ की जमात इस्लामी का अहम किरदार था, वहाँ के स्टूडेंट्स का अहम किरदार था, और आवाम ने भी अहम रोल निभाया था, जिसकी वजह से बांग्लादेश की हुकूमत का ख़ात्मा हो गया। आर्मी को आवाम के सामने सरेंडर करना पड़ा, बहुत सारी जानें गई, बहुत सारे लोगों की शहादत हुई, लेकिन शेख हसीना की हुकूमत का ख़ात्मा हो गया। इंडिया ने उनको पनाह दे दिया। अब जो मौजूदा हुकूमत है वो इंडिया के साथ रिश्ता बेहतर बनाना चाहती है। इंडिया की हुकूमत भी बांग्लादेश की हुकूमत के साथ रिश्ता बेहतर बनाना चाहती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बांग्लादेश की जो मौजूदा हुकूमत है वो इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान से रिश्ते को बेहतर बना रही है, वो चीन के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बना रही है। जमात इस्लामी का अहम तरीन किरदार माना जा रहा है नई हुकूमत में, और इसकी वजह से इंडिया का बांग्लादेश के साथ रिश्ता बेहतर बनाना पॉसिबल नहीं है। अब इंडिया की कोशिश ये है कि दोबारा शेख हसीना बांग्लादेश के इक़्तिदार में आ जाए, माहौल ऐसा बने कि शेख हसीना दोबारा वहाँ प्राइम मिनिस्टर बने और बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात पहले की तरह अच्छे रहे। शेख हसीना पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन दूसरे लीडर्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरे लीडर्स ऐसा नहीं चाहते। पिछले दिनों पाकिस्तान की जमात इस्लामी ने अपना एक बहुत बड़ा अवामी इजलास किया, और उस इजलास में बांग्लादेश की जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारों को बुलाया गया। दूसरी तरफ जब शेख हसीना की हुकूमत थी बांग्लादेश में, तो जमात इस्लामी पर पाबंदी आयद थी, पूरी ऑर्गेनाइजेशन बैन थी, और जमात के 10 रहनुमा को फांसी दी गई, उनको मौत की सज़ा सुनाई गई, या उनका पूरा कैडर जेल में बंद कर दिया गया था।
اب بنگلہ دیش میں جو سسٹم ہے اس میں جماعت اسلامی کا انفلوئنس ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جو نئی پارٹی بنی ہے نیشنل سٹیزن پارٹی، تو دراصل یہ بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی کی ہی پارٹی ہے۔ حالانکہ بنگلہ دیش کے عوام کا ایک بڑا طبقہ ہے جو جماعت اسلامی کے خلاف ہے، کیونکہ جب بنگلہ دیش میں آزادی کی لڑائی چل رہی تھی تو اس وقت جماعت اسلامی اس آزادی کے خلاف تھی۔ جماعت اسلامی پاکستانی آرمی کے ساتھ تھی۔ 1971 میں بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا تھا۔ جب 1947 میں پاکستان بنا، ایک نئے ملک کا وجود عمل میں آیا، تو اس وقت پاکستان دو حصوں میں تقسیم تھا۔ ایک پاکستان کو ویسٹ پاکستان کہا جاتا تھا اور دوسرے کو ایسٹ پاکستان۔ ویسٹ پاکستان وہی پاکستان ہے جو آج بھی موجود ہے، جس کی راجدھانی اسلام آباد ہے، جس میں لاہور کراچی ہے، اور ایسٹ پاکستان آج کا بنگلہ دیش ہے، جس کی راجدھانی آج ڈھاکہ ہے۔ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کو آپ نقشہ اٹھا کر دیکھ لیجئے تو ان دونوں کی آپس میں کوئی سرحدیں نہیں ملتی، کوئی راستہ نہیں، اور ایک ملک سے، یا کہہ لیجئے ملک کے دو حصے ہیں، تو ایک حصہ سے دوسرے حصے میں جانے کے لیے انڈیا کے بغیر پوسیبل نہیں، یا پھر لمبا چکر کاٹ کر ہی جانا پوسیبل تھا۔ اور اسی وجہ سے جب پاکستان بنا تو مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ یہ ملک زیادہ دن تک نہیں چل سکے گا اور جلد ہی اس ملک کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے، اور یہی ہوا۔ 1971 میں پاکستان دو ٹکڑے میں تقسیم ہو گیا۔ مارچ 1971 میں بنگلہ دیش کی عوام نے آزادی کی تحریک چلائی اور کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ اب نہیں رہیں گے، ایسٹ پاکستان ایک الگ ملک بنے گا، یہ بنگلہ دیش بنے گا۔ پاکستان نے اس کی مخالفت کی اور پاکستان نے اپنی آرمی کو بنگلہ دیش بھیج دیا، اور پاکستان کی آرمی نے بنگلہ دیش آ کر عوام کو، آزادی کی تحریک چلانے والوں کو مارنا شروع کر دیا، قتل کرنا شروع کر دیا۔ رپورٹ میں ہے کہ 30 لاکھ سے زیادہ لوگ اس جنگ میں مارے گئے، لیکن جو لوگ بنگلہ دیش کی آزادی کی تحریک چلا رہے تھے انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ اس کے بعد انڈیا کی حکومت نے، اندرا گاندھی نے مکمل طور پر سپورٹ کیا۔ امریکہ کے صدر رچرڈ نکسن کی طرف سے اندرا گاندھی کو دھمکیاں دی گئی، بھارت کو دھمکیاں دی گئی، اور کہا گیا بھارت کو پاکستان کے انٹرنل معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن بھارت نے کیا، اندرا گاندھی نے اپنی آرمی کو بنگلہ دیش بھیجا، پوری طرح سپورٹ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مارچ 1971 میں جو آزادی کی تحریک شروع ہوئی تھی، 16 دسمبر 1971 میں وہ تحریک کامیابی سے ہمکنار ہو گئی، اور 16 دسمبر 1971 کو پاکستان کی آرمی نے بنگلہ دیش میں انڈین آرمی کے سامنے سرنڈر کر دیا، اور بنگلہ دیش ایک نیا ملک بن گیا۔ اے کے نیازی اس وقت پاکستان کی آرمی چیف کے سربراہ تھے بنگلہ دیش میں، انہوں نے ہتھیار ڈال دیا، اور 90,000 آرمی تھی بنگلہ دیش میں پاکستان کی۔ اس لڑائی میں انڈیا کو پاکستان کے خلاف شاندار جیت ملی، اور انڈیا نے پاکستان کو دو ٹکڑے میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد ہر سال بنگلہ دیش میں 16 دسمبر کو یوم فتح یعنی وکٹری ڈے منایا جاتا ہے۔ اسی سلسلے کے تحت یہ پروگرام منعقد ہوا 16 دسمبر 2025 کو، اور بنگلہ دیش کے لیڈروں نے اس طرح کی تقریر بھی کی ہے۔ اب اگلے سال یعنی 12 فروری 2026 میں بنگلہ دیش میں باضابطہ پارلیمانی الیکشن ہوگا۔ 300 سیٹوں پر وہاں چناؤ ہونا ہے۔ کس کی سرکار بنے گی نہیں بنے گی آنے والا وقت بتائے گا، لیکن یہ طے ہے فی الحال کہ شیخ حسینہ کی سرکار اب وہاں نہیں بن سکتی، عوامی لیگ وہاں اقتدار میں نہیں آ سکتی، اور جس پارٹی کی بھی سرکار بنے گی اس کے پیچھے بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی کا ہاتھ ہوگا، اور جماعت اسلامی کا نظریہ پاکستان سے زیادہ نزدیک انڈیا کے ساتھ نہیں ہے، اسی لیے انڈیا اس حکومت کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں بنا پا رہا ہے۔ محمد یونس جو پرائم منسٹر ہے بنگلہ دیش کے، ان کے ایڈوائزر کا بیان بی بی سی نے شائع کیا، جس میں کہا گیا کہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے جو تعلقات ہیں وہ کافی مشکل میں ہیں۔ چین اور پاکستان پر لگام ڈالنے کے لیے، اس پر نظر رکھنے کے لیے بھارت کا بنگلہ دیش کے ساتھ اچھا تعلق بنا کر رکھنا ضروری ہے، اور ادھر بنگلہ دیش کی موجودہ سرکار چین کے ساتھ اچھا تعلق بنا رہی ہے، پاکستان کے ساتھ اچھا رشتہ بنا رہی ہے۔ بنگلہ دیش اور پاکستان میں جو دشمنی تھی، جو لڑائی تھی، وہ لڑائی تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ انڈیا کے لیے سفارتی سطح پر ایک بڑا مسئلہ ہے، انڈیا کی فورن پالیسی کے لیے ایک بڑا ایشو ہے، اور اسی لیے انڈیا کی کوشش یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں ایسے حالات بنے جس کے ذریعے بنگلہ دیش میں
दोबारा अवामी लीग की हुकूमत बन जाए, शेख हसीना वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बन जाए, क्योंकि शेख हसीना को इंडिया ने अपने यहाँ पनाह दे रखी है, शेख हसीना को दोबारा जाने का मौका मिलेगा, तो यकीनन शेख हसीना को इंडिया के साथ ताल्लुक़ बेहतर बनाना होगा, क्योंकि शेख हसीना को मुश्किल वक्त में भारत ने बचाने का काम किया है। अगर शेख हसीना वहाँ चली जाए तो इसे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। उसके अलावा भारत ने पूरी दुनिया को ये मैसेज भी दिया है कि इंडिया अगर किसी के साथ ताल्लुक़ रखता है तो मुश्किल वक्त में साथ भी निभाता है। शेख हसीना का इंडिया के साथ अच्छा रिश्ता था और जब शेख हसीना पर मुश्किल वक्त आया तो इंडिया ने शेख हसीना को पनाह दे रखी है, अपने यहाँ ठहरा रखा है, मुश्किल वक्त में उसका साथ नहीं छोड़ा है। भारत के साथ, बांग्लादेश के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश में इंडिया ने शेख हसीना को कुर्बान नहीं कर दिया है। तो इंडिया ने पूरी दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दिया है, अपनी पॉलिसी भी बताई है कि इंडिया बांग्लादेश के सामने या किसी और देश के सामने झुकने वाला नहीं है। और इस सब का जो नतीजा है वो अब अवाम पर पड़ने लगा है, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के अच्छे ताल्लुकात थे, जो दोनों तरफ के लोगों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना था, ट्रेनें चलती थी, बसें चलती है। अब ये सब मुश्किल में है। बांग्लादेश से बड़ी तादाद में लोग इलाज के लिए इंडिया आते हैं, इंडिया के लोग बड़ी तादाद में वहाँ तिजारत के लिए, बिज़नेस के लिए जाते हैं। उसके अलावा मेडिकल टूरिज़म या कह लीजिए मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं तो बड़ी तादाद में बांग्लादेश जाते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में कम पैसे में MBBS की डिग्री मिल जाती है और भी कई मामलों में एक दूसरे के ताल्लुकात है, आना जाना लगा रहा। अब इन तमाम चीज़ों पर बहुत बड़ा असर और फ़र्क पड़ रहा है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए।